देखिएगा क्या है कि मेरा जो सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इसी को आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें देखिएगा जो सिलेबस है, सिलेबस को आप 4 हिस्सों में बांट के पढ़े। इससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस प्रकार आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है। और जो सिलेबस आपको आयोग बना के दिया है, जो व्यापम ने डिजाइन किया है, इवन जो टेट एग्जाम में भी है वो प्रॉपर क्लियर नहीं होता। टेट में भी जो है ठीक से क्लियर नहीं दिया गया। हाँ, नंबरिंग अच्छा दे दिया गया कि इसमें से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे यूनिट को आपके 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, 4। और हर यूनिट में क्या है, 5 के आसपास टॉपिक अपन पढ़ेंगे। हर 5 टॉपिक में एमसीक्यू सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जैसे अपना यूनिट कंप्लीट होगा तो एक एक टेस्ट भी होगा। वो 100 मार्क्स का होगा, ओएमआर शीट में होगा, जिसको मशीन से रेट करवाएंगे। तो ये देखेंगे। तो यूनिट 1 देखेगा हम लोग क्या रखेंगे, यूनिट 1। तो ये जो यूनिट 1 है, इसमें पहला टॉपिक आप लोग ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। पहला टॉपिक हमको यही पढ़ना है कि ये मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा है। 2019 में जब शिक्षक भर्ती हुआ था तो यहां से एक मेजर क्वेश्चन था कि साइकोलॉजी जो लिखा है तो इसमें साइकी का मीनिंग क्या है, साइकी का अर्थ क्या है, ये पूछा गया था, तो वो ध्यान रखना है। तो इसमें देखेंगे क्या, इसका इतिहास क्या है, इतिहास में क्या क्या बताया गया था। फिर ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसमें देखेंगे हम इसके संप्रदाय कौन कौन से हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें आप देखते हैं 2-3 नाम आपने प्रॉपर सुने होंगे। एक तो आपने सुना होगा संरचनावाद, इसी को रचनावाद भी बोलते हैं। वाइगोत्स्की के नाम के साथ लिखा रहता है रचनावाद, देखिएगा आप लोग, अभी सिलेबस देखेंगे तो पता चलेगा। दूसरा एक पढ़ेंगे क्या, प्रकार्यवाद। तीसरा नाम आपने सुना होगा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट वाद, गेस्टाल्टिज्म, इसी में मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुफ्का, कर्ट लेविन। व्यवहारवाद सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे यूनिट में अगर कोई संप्रदाय है तो व्यवहारवाद है। फिर उसके बाद आपने नाम सुना होगा मनोविश्लेषणवाद। किसका है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, ऐसा कुछ सुने क्या मनोविश्लेषणवाद। सिगमंड फ्राइड का नाम सुने, सिगमंड फ्राइड, उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो ध्यान रखना। तो मैंने कुछ कुछ साइकोलॉजिकल ब्रांच के मैंने नाम लिखे हैं, वो हमें देखना है। फिर उसके बाद दूसरा, इससे जब स्टार्ट करते हैं तो हम कई सारा सेक्शन देखते हैं। पहला एक ब्रांच होता है कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा ब्रांच देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। और दूसरा है बाल मनोविज्ञान। चाइल्ड साइकोलॉजी। तो आप लोग बताइएगा, जब आप पढ़ रहे थे कॉलेज टाइम में तो मनोविज्ञान तो पढ़ा होगा, मनोविज्ञान तो पढ़ते ही हैं। क्या होता है मनोविज्ञान में, किसका अध्ययन करते हैं हम। नहीं,
देखो पहले ये माना जाता था आत्मा का अध्ययन करेंगे, फिर बाद में बोला गया मन मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे, फिर बोला गया चेतना का, और अंत में पहुंचे कहा, व्यवहार। तो मनोविज्ञान में क्या करते हैं हम, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। फिर आ गया उसके नाम के आगे क्या, शैक्षिक, है ना, या शिक्षा मनोविज्ञान। तो शैक्षिक परिस्थितियों में मैं आपके मतलब जो टीचर होगा वो जो अध्ययन करता है उनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि उनको समझ में आया कि नहीं, उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं। और तीसरा क्या है, बाल मनोविज्ञान। तो बच्चों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा, बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। समझ में। अब व्यवहार में क्या व्यवहार देखना है कि व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। मतलब यहां पर व्यवहार का तो अध्ययन है, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार में मात्रात्मक व गुणात्मक, क्वालिटी एंड क्वांटिटी परिवर्तन, इसका अध्ययन करना है कि भाई व्यवहार में, बच्चों के व्यवहार में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं। तो मात्रात्मक परिवर्तन मतलब शारीरिक वृद्धि हो रही है कि नहीं, भार बढ़ रहा है कि नहीं बच्चे का। गुणात्मक मतलब क्या हो जाता है ना, मतलब मेंटल विकास हुआ कि नहीं, सामाजिक विकास हुआ कि नहीं, नैतिक विकास हुआ कि नहीं, संवेगात्मक विकास हुआ कि नहीं। तो ये सारा विकास क्या हो जाता है, गुणात्मक। क्योंकि उसको हम डायरेक्टली मात्रा में नहीं बता सकते। अगर मुझे बताना होगा कि आप सामाजिक विकास कितना अच्छा है, तो मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि राम से ज्यादा अच्छा है, श्याम से थोड़ा कम है। इस प्रकार तो मैं मात्रा करके बता सकता हूं क्या, नहीं, मैं एक दूसरे फॉर्मेट में बता सकता हूं। तो इसी जब मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसी चीज को हम लोग कौन से शब्द में जानते हैं, इसी को बोलते हैं विकास। इसी को ही क्या बोलते हैं, जब बच्चों, जब व्यवहार में या किसी भी वस्तु, विषय वस्तु में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन पर जब चर्चा करते हैं, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, विकास। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक हो जाता है, हम क्या देखते हैं फिर, बच्चों में विकास हो रहा है कि नहीं। तो हम बच्चों के व्यवहार में मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है करके नहीं बोलते, डायरेक्ट क्या बोलते हैं, हमको बच्चों में विकास हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए हो जाता है क्या, ये टॉपिक बाल विकास हो जाता है। समझ में। तो ये टॉपिक क्या है, अब यहां से जो हम टॉपिक देखें, तो यहां पर बेसिक जानकारी देखेंगे कि बाल विकास में क्या होता है, कब इसकी शुरुआत हुई, ये सब। तो यहां से हमारा जो मेजर टॉपिक है बाल विकास, ये चालू हो जाएगा। बाल विकास, इसी को आप क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या बोल देते हैं इसी को, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें जो पहला टॉपिक आप लोग पढ़ोगे कि वृद्धि और विकास में किस प्रकार का अंतर है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किस प्रकार का डिफरेंसेस है। दूसरा क्या देखेंगे, विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो आप लोग कई सारा सिद्धांत पढ़ेंगे, विकास के सिद्धांत, थ्योरीज और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांत के बाद जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कितनी अवस्था होती है विकास की, बाल विकास की अवस्थाएं देखना है। क्या लग रहा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, कितना होगा ये सब, कौन कौन सा ऐसा, देखो बताना तो, बोलना तो पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो नाम सुने होंगे, बताओ। इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, और कुछ। हाँ, इन्फेंसी, पूर्व बाल्यावस्था। हम्म। हाँ।
बाल विकास बोला मतलब बच्चों का विकास, है ना। तो बाल विकास में जो टॉपिक दिए जाते हैं वो 18 साल तक के बच्चों का ही दिया जाता है ना, किशोरावस्था था, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है बाल विकास। अभी देखेंगे सिलेबस भी, यहाँ पर देखना ना। यहाँ पर देखो, विकास की अवस्थाएं कहाँ से स्टार्ट हुआ है, गर्भावस्था से, प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट हुआ है, शैशवावस्था, इन्फेंसी, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, ये एक ही है ना, इसको एक ही बोला है। फिर उसके बाद क्या है, किशोरावस्था। तो 4 अवस्थाएं पढ़नी है आपको, 4 अवस्था पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या देखना है कि जब हमारे अंदर जब अवस्था बदलती जाती है, स्टेजेस चेंज होते जाते हैं, तो हमारी हाइट, हेल्थ, फिर उसके बाद हमारे अंदर संवेग परिवर्तन होता है ना, हमारे जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे चेंज होता है, फिर मानसिक विकास होता है, ये सब। तो ये सब कुछ पढ़ना है। देखो, कुछ सामान्य सिद्धांत में शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन में वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल और सूक्ष्म, तो ये सारा कुछ इसी टॉपिक में पढ़ना है। तो डेवलपमेंट कितना, 4 अवस्था में होता है। तो कौन कौन सा, जल्दी। तो आपको मैंने बताया था गर्भावस्था, फिर गर्भावस्था मतलब प्री नेटल स्टेज ना, इंग्लिश में अगर लिखना है तो ये आ जाएगा। फिर अब शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, और फिर आएगा किशोरावस्था। अवस्था, तो ये एक रहेगा, इसमें पूरा जो शारीरिक बदलाव होगा वो सब देखेंगे। आयाम, विकास के आयाम, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, किसको बोलते हैं, आयाम। मतलब सिलेबस में नाम भी नहीं लिखा, इसको आयाम बोलते हैं करके, सिलेबस में केवल नाम लिख दिया है। तो डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, इसको आप ना पीसीएसई के नाम से भी जानते हैं, पीसीएसई प्लस एमएल। पीसीएसई या याद करने के लिए आप याद कर लो, हम लोग हर कोचिंग सेंटर में क्या देखते हैं, सीजी पीएसई लिखा रहता है ना, पीएससी ऐसा भी याद कर सकते हो, ठीक। या पर्सनल कंप्यूटर है तो पीसी से ऐसे भी याद कर सकते हो। ये वाला ज्यादा अच्छे से याद करना, नीचे वाला, ये वाला याद करने का बस है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो पढ़ रहे, पी से क्या होता है आपका, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो इसी शारीरिक विकास में आप लोग क्या पढ़ते हो, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। सेकंड देखते हैं क्या, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास बोला है, कॉग्निटिव। फिर उसके बाद एस से हो जाएगा आपका सोशल, सामाजिक विकास। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये तो 4 आपके मुख्य हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, एम से है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। और फिर उसके बाद देखेंगे क्या, एल से लैंग्वेज, भाषा विकास।
भाषा विकास सबसे बड़ा सेक्शन यही है। अगर ये कंप्लीट हुआ, मान लीजिए आपका सिलेबस का बड़ा सेक्शन 20-30% यही एरिया है, क्योंकि इसी में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। वाइगोत्स्की, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर इसमें पढ़ना है। सामाजिक विकास में बंडूरा, एरिक्सन। संवेगात्मक विकास में आपके कौन आ जाते हैं, मैकडुगल। नैतिक विकास में पियाजे और कोहलबर्ग दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर नॉर्म चॉम्स्की, उन सबका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उनको समझना है। तो ये पूरा, और फिर उसके बाद एक इसमें एक टॉपिक आएगा लास्ट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, और ये ऐसा टॉपिक है जहां से ये पूरे टॉपिक से लगभग, अगर टेट के एग्जाम में बोला जाए तो 18 क्वेश्चन तक ये कवर कर सकता है, क्योंकि 2.5 यूनिट है। अगर मान लो वर्ग 3 का देखेंगे तो 2.5 यूनिट ये पूरा पूरा कवर कर देता है। और वर्ग 2 की अगर बात करेंगे तो आराम से 10 क्वेश्चन ये यहाँ से निकाल सकता है टेट में। और सेम पैटर्न, सेम चीज कहां पर होगा, आपके फाइनल एग्जाम में भी होगा, भर्ती में, शिक्षक भर्ती में। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको पढ़ने में हमको 20-22 घंटे लगते हैं, वो भी जब हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चले तो, सबको समझते हुए चले तो। समझ में? नोट करिएगा। नहीं होगा तो आप लोग एक बार फोटो खींच लेना, ठीक है, टाइम लगेगा तो। मेन ये है कि कोई भी तैयारी में आपको सबसे पहले उसका क्या समझना है, सिलेबस समझना होता है। अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया कि कौन सा चीज है, कहां पर है, किसके किसके नाम है, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये यूनिट 1 होगा हमारा, ये यूनिट 1 है, और यहीं पर सारे कॉन्सेप्ट हैं। जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बाकी और किसी चैप्टर में नहीं है। बढ़े आगे, आगे बता रहा हूं, फिर उसके बाद वापस पहले पेज में ले आऊंगा ना। तो यूनिट 1 में इतना। अब यूनिट 2 में ज्यादा नहीं है, यूनिट 2 हम 10 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। यूनिट 2 का पहला टॉपिक क्या है, इंटेलिजेंस, बुद्धि। सेकंड है चिंतन, थिंकिंग। फिर उसके बाद सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर उसके बाद देखते हैं एक टॉपिक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो ये ऐसा टॉपिक है, इसमें कोई हिडन टॉपिक नहीं पढ़ना, जैसे इससे पहले वाले में मैंने क्या बताया था, ये सारा कुछ पढ़ना है करके। इसमें ऐसा नहीं है, टू द पॉइंट है।
वर्ग 3 में जैसे ना ये वाला टॉपिक नहीं है, वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं तो ये वाला टॉपिक आपको नहीं है, सिलेबस में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बकायदा पूछता है आईक्यू वाले फॉर्मूले से, है ना। आईक्यू को फॉर्मूला दे देगा, मतलब उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे देगा और बताओ आईक्यू कितना है या बुद्धि का प्रकार कितना है, तो वो ये एक देता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा यूनिट 3, हो गया लिख के। चलो यूनिट 3, यूनिट 3 में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यूनिट 3 ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको क्या है, सिलेबस ऐसा लगेगा बहुत बड़ा है और कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है ये। जैसे देख, पहला चैप्टर में ज्यादा समय नहीं लगेगा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। दूसरा चैप्टर हो जाता है कौन सा आपका, अधिगम। लर्निंग। थर्ड चैप्टर हो जाता है आपका बालक समस्या समाधान करता। बालक समस्या समाधान करता वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ऐसा कुछ देगा। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है कौन सा, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। इसी में क्या होता है, आप 2-3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपने पढ़ लिया मापन, मेजरमेंट को बताते हैं कि मेजरमेंट किसको बोला जाता है, तो 10 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लगता इसमें। समय लगेगा इसमें आकलन, क्योंकि वर्ग 3 में ये नहीं है ना, वर्ग 3 वाले सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछता है असेसमेंट। कैसे पूछता है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को भ्रमण पर लेके गई है, शैक्षिक भ्रमण पर, एजुकेशनल टूर पर लेकर गई है। वहां से वापस आने पर वो अपने छात्रों से टूर पर आधारित क्या करती है, चर्चा करती है। यह कौन से प्रकार का क्या है, आकलन है। तो उसमें आपने देखा होगा विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज दिस, तो वो क्या होता है ना, क्या बोलते हैं, आकलन, सीखने के लिए आकलन, या अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन, लर्निंग इन क्या बोलते हैं, असेसमेंट, और असेसमेंट, है ना, ऑफ असेसमेंट। तो ये रहता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है नहीं सिलेबस में। अगर देखोगे आप, मूल्यांकन वाला टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन पूछता है यहाँ पर। फिर जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट, वो है आपका समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सा चैप्टर है इसमें। तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कि एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और इसमें समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस है। एकीकृत, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। फिर उसके बाद देखेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इतिहास, आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड, उद्देश्य क्या होंगे इसके, उद्देश्य और सिद्धांत क्या है इसके, और लास्ट में देखेंगे भाई इससे कोई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, बेनिफिट है कि नहीं, बेनिफिशियल है कि नहीं, समावेशी शिक्षा यूज करना, समावेशी शिक्षा लागू करना क्या भारत में बेनिफिशियल है कि नहीं, वो देखेंगे।
फिर उसके बाद देखेंगे क्या, जैसे ये यही टॉपिक है, फिर इसके बाद क्या पढ़ोगे आप, RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। टोटल अभी 21 कैटेगरीज बन गई है, 21 डिसेबिलिटीज को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है अलग अलग कैटेगरी बनाकर, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है क्या है, क्षति, अक्षमता एवं अपंगता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या इसको, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। और हैंडीकैप, क्षति, अक्षमता और अपंगता, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। बच्चे तो इसको बोलते हैं चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। यहाँ पर एक चीज छोड़िए ना, यहाँ पे क्या होगा, CCE पढ़ेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, छूट गया था। हुआ यहाँ तक, तो इसको समझिएगा ना, ये लगभग रहा है कि ज्यादा बड़ा है, ये इतना ही आप 1 घंटे में कवर हो जाता है, वो भी लिख कर, समझ कर, सबके नाम याद करके। ये आधे घंटे का होता है और ये लगभग 2 घंटे या 1.5 घंटे लिख कर अगर पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी एग्जाम भी हुआ, स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंटमेंट भी किया जा रहा है, हालांकि वो परसेंट बेस वाला है ना, ठीक है, लेकिन एग्जाम होना था उनका भी, लेकिन जल्दी के चक्कर में परसेंटेज बेस हो गया वो। तो क्या ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय इसमें लगेगा और थोड़ा समय इसमें लगेगा, अधिगम, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है अधिगम लर्निंग। तो ये यूनिट नंबर कौन सा है आपका, 3rd। अब यूनिट नंबर 4 में पूरा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं या जो नई चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना है वो सब आ जाएगा। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका RT एक्ट 2009,
और ये ऐसा टॉपिक हो गया है कि दोनों शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, 2019 2023 दोनों में पूछा गया है ना। अब अभी तो टेट वेट जो एग्जाम हो रहा है आसपास के एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछ रहा है ना। अभी जैसे सुंदरलाल शर्मा वाला शायद हुआ था ओपन वाला, जहां पर डीएलएड का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन था। आसान ही है, एक्ट के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन एक बार के रिवीजन में आप क्वेश्चन बना लोगे। सेकेंड अगर बात करें तो हमारे पास नया चीज क्या आया है, एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज है कि इसी के साथ दो नए प्रोग्राम भी शुरू किए गए इसमें, एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, और एक आपने सुना होगा निपुण भारत, निपुण योजना सुना है क्या, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। तो निपुण जहां पर पढ़ेंगे तो इन दोनों को पढ़ना है हम लोग को। फिर जैसे ही आपने शिक्षा नीति पढ़ा तो आपको क्या पढ़ना है, एनसीएफ पढ़ना है। एनसीएफ बुक में आप लोग 2005 वाला पढ़ते थे पहले, अब 2005 वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि एनसीएफ जो होता है वो एनईपी पे बेस्ड होता है, और हमारे पास क्या आ गया, नया एनईपी आ गया है। तो नया एनईपी का एनसीएफ कब बना है, 2022 और 23 में बना है। 2022 में जो बना है वो केवल फाउंडेशनल स्टेज के लिए बना है ना। जैसे एनईपी को कितने स्तर में बांट के पढ़ते हैं अब, पहले हमारा 10+2 चलता था, 10+2+3, 3 साल का नॉर्मल ग्रेजुएशन होता था। तो अभी क्या हो गया है, ये तो 10+2 याद रखेगा, स्कूली शिक्षा 5+3+3+3+4 ये हो गया है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, पूरा ये डिजाइन होगा अब। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमको जो ज्यादा फोकस करना है वो इसमें फोकस करना है, 22-23 में। फिर उसके बाद लास्ट ईयर ना जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें एक टॉपिक जोड़ दिया है, मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है। हालांकि ना तो वर्ग 3 ना तो वर्ग 2, दोनों में नहीं है ये, समायोजन, एडजस्टमेंट। तो लास्ट क्लास इस टॉपिक को देखेंगे, फिर एक बड़ा सेक्शन देखेंगे ज्ञान और शिक्षा क्रम, ज्ञान और शिक्षा क्रम, एक ये टॉपिक देखेंगे, ज्ञान और शिक्षा क्रम। नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम। तो ये जो नॉलेज और करिकुलम वाला है उसमें देखो क्या है टॉपिक, नॉलेज करिकुलम में आप देखते हैं क्या, एक तो आप पहले पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र, टीचिंग फॉर्मूले या टीचिंग मैक्सिमम, आपने इसको पढ़ा है, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, उदाहरण से नियम, है ना, सरल से जटिल, फिर विश्लेषण से संश्लेषण, ऐसा आपने ना पढ़ा होगा। फिर उसके बाद इसमें क्या पढ़ते हैं, टीचिंग शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। तो इसमें आपने पढ़ा है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नावली विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट मेथड पढ़े ना, इंडक्टिव डिडक्टिव, फिर आपका प्रोजेक्ट मेथड, फिर मारिया मॉन्टेसरी का क्या होता है, फ्रोबेल का किंडरगार्टन मेथड होता है, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी का होता है, तो उन सबको देखना है थोड़ा थोड़ा। डाल्टन विधि है हेलन पार्क्स का, तो ये देखेंगे। फिर इकाई योजना और पाठ योजना, इकाई योजना और पाठ योजना, यूनिट प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है, एक मॉरिसन ने दिया था, एक हार्डबर्ट ने दिया था, वो ध्यान रखना है। दूसरा व्यू रचना, स्ट्रैटेजी होता है ना, जैसे एक समय पर आपने सुना था ना, चक्रव्यूह बनाया गया था अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन उसमें पहुंचे कौन, अभिमन्यु। तो चक्रव्यूह मतलब स्ट्रैटेजी,
व्यू का मतलब होता है स्ट्रेटेजी। तो पढ़ा आप कोई भी टॉपिक बच्चों को जब पढ़ाने जाओगे तो उसका एक रूपरेखा माइंड में बना के जाओगे कि मैं बच्चों को ऐसे बताऊंगा, ये एग्जाम्पल दूंगा, पहले इसको बताऊंगा। तो वो क्या होता है स्ट्रेटेजी। तो पढ़ाने से पहले आप जो भी तैयारी करते हो कि किस तरीके से पढ़ाना है, वो व्यू रचना हो गया। फिर पाठचर्या और पाठ्यक्रम, करिकुलम, और किसमें डिफरेंसेस देखना है, सिलेबस में, कि करिकुलम क्या है, करिकुलम कैसे है, फिर पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यचर्या कैसे है, कौन कौन के सिद्धांत का ध्यान रखना है, कौन सी क्या बोलना चाहिए, सिद्धांत कौन सा है, चुनाव कैसा करना चाहिए, समस्या कैसे होती है। अब एज के अकॉर्डिंगली आपने सिलेबस डिजाइन नहीं किया, स्पोर्ट्स डिजाइन नहीं किया, तो समस्या हो सकती है। तो वो ध्यान रखना है, चुनाव कैसा होना चाहिए, समस्या क्या है करके। लास्ट क्लास देखिएगा, बच्चों का अध्ययन या बालकों का अध्ययन, एक टॉपिक आएगा, आगे देखेंगे। फिर होगा बाल अधिकार, भारत में कौन कौन से बाल अधिकार दिए गए हैं, और शिक्षक की भूमिका और उत्तरदायित्व। लग रहा है ज्यादा बड़ा टॉपिक है, 2 घंटे 2.5 घंटे का टॉपिक है, एक ही साथ पढ़ते हैं और कंप्लीट हो जाता है। फिर ये मतलब एक ही दिन में 2 घंटे का क्लास लेंगे और ये कंप्लीट हो जाता है, बड़ा टॉपिक नहीं है। हुआ, लिखे। आप लोग लेट से आए थे ना, ये इसको फोटो खींच लीजिएगा, ताकि जाके लिखना है ना इसको, और एक बार अच्छे से याद करके आना है। पहला यूनिट नहीं लिख पाए थे, इसको लिखिएगा। क्या क्या है बता देता हूँ। पहला यूनिट नंबर 1 क्या है, मनोविज्ञान, उसमें इतिहास, संप्रदाय। तो संप्रदाय में संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, ऐसा पढ़ना है। फिर इसके कई सारे ब्रांच है, जिसमें से एक ब्रांच क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। फिर एक ब्रांच क्या है, बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनो और पूरे मनोविज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन। यदि आपसे कोई पूछे कि मनोविज्ञान में होता क्या है, तो हम बोलते हैं क्या, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन। अब देखो, बाल मनोविज्ञान में क्या करेंगे, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। और व्यवहार में क्या देखेंगे, बच्चों के व्यवहार में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फिर विकास बोलते हैं। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक हो जाता है वो क्या बन जाता है, बाल विकास हो जाता है। तो उसको समझाकर हमको ये टॉपिक स्टार्ट करना है। तो बाल विकास बोलना है मतलब क्या हो जाएगा, कि बच्चों के व्यवहार में विकासात्मक और मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, उसी को हमने क्या बोल दिया है, बाल विकास बोल दिया। तो वृद्धि विकास, वृद्धि के सिद्धांत, वृद्धि की अवस्थाएं, सॉरी विकास की अवस्थाएं, तो वो 4 अवस्थाएं। विकास के आयाम, तो पीसीएसी, ठीक है। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, भाषा, ये ऐसा बोला जाता है। फिर विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहीं से ये मान के चलिएगा कि शिक्षक भर्ती में, टेट में तो ये मान के चलिए 15 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और अगर इसमें देखते हैं आपके एग्जाम में, भर्ती में, तो अराउंड 14 से 15 क्वेश्चन आप मान के ही चलिए, दोनों में सेम सेम मान के चलिएगा। जो सिलेबस दिखाया गया वो सिलेबस एक बार देख लेते हैं। हो गया।
और ये है कि एक बार आपने तैयारी कर दी तो टेट और आपका शिक्षक भर्ती दोनों में सेम सिलेबस है, कहीं भी कोई बदलाव नहीं है। बस ये है नंबरिंग दे दिया गया है कि कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे जो भी हमने सिलेबस देखा था वो वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ना। अब देखो यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है 30 नंबर का यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा आप टॉपिक्स को कवर किए हैं। विकास की अवधारणा, तो विकास की सारी अवधारणाओं को समझोगे। विकास की अवस्थाएं, तो ये पूरी अवस्था है। विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक। प्रभावित करने वाले कारक, सांस्कृतिक परिवर्तन, तो ये जब सामाजिक विकास पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। और ये वाला सबसे लास्ट में लिखा हूं मैं, लास्ट में बच्चों का अध्ययन करके देखना, आप लोग लास्ट में लिखे हो चौथे यूनिट में, बच्चों के अध्ययन है ना। हाँ, बालकों का अध्ययन, बच्चों का अध्ययन करके। फिर उसके बाद ये वाला है कि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण समन्वय, तो उसमें मैंने ये बताया था जब अवस्था पढ़ोगे तो ये वाला टॉपिक आधा कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास दिया हुआ है। विकास की सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम पॉइंट को यूनिट 1 में भी ऑलरेडी दे चुका है। फिर व्यक्तित्व और आपका समाजीकरण, ये तो पढ़ना ही है टॉपिक, तो ये 2 यूनिट हो गया। तीसरे यूनिट में देखिएगा, अगर ये वाले टॉपिक को बस आप नीचे ले आओ, ठीक, बाकी ये 1 2 3 और ये, हाँ 3, तो ये 3 पॉइंट मतलब आपका आधा से ज्यादा यूनिट तो यहाँ पर खत्म हो गया है। तो ये सब के सब आप लोग क्या पढ़ लोगे, पहले यूनिट में पढ़ चुके हो। जैसे कि व्यवहारवाद, संरचनावाद, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ना ही है। और उससे पहले आप संरचनावादी व्यवहारवादी पहले ही पढ़ चुके हो संप्रदाय में। फिर उसके बाद क्या है, प्याजे, प्याजे का पूरा कॉन्सेप्ट है यहां से लेकर पूरा यहाँ तक। फिर ये क्या है, वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की का पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। फिर उसके बाद बालक समस्या समाधान करता। फिर उसके बाद क्या है, सीखने की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, तो वो अधिगम वाले पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या लिखा है, अभिप्रेरणा और क्या लिखा है, सीखना। तो अभिप्रेरणा पढ़ना है और क्या पढ़ना है, अधिगम, सीखना। फिर चौथा यूनिट देखिएगा क्या दिया हुआ है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से क्या अभिप्राय है, क्षति, अपंगता, क्षमता, विभिन्नता में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कैसे कार्य करना है। फिर शिक्षा क्रम की आवश्यकता, शिक्षा क्रम का मतलब है आपका करिकुलम ना, पाठ्यचर्या। अवधारणा क्या है, पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका चुनाव का आधार क्या है। फिर आरटी एक्ट 2009, शिक्षकों की भूमिका, उत्तरदायित्व और बाल अधिकार। ठीक है, तो हमने यूनिट पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की। फिर शिक्षक की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा विकास की अवधारणा, उसके संबंध, विकास के सिद्धांत। फिर वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, यहाँ दिया है बुद्धिमत्ता, तो यहाँ तक पूरा बुद्धिमत्ता आया है। फिर भाषा और विचार, विचार का मतलब चिंतन, तो वो भी टॉपिक आपका कवर है। व्यक्तिक भिन्नता और कैसे बोल रहे हैं, जातिगत, लिंगगत, समुदायगत, धर्मगत इत्यादि पर आधारित। फिर ये पूरा यहाँ तक क्या दिया है, मूल्यांकन का टॉपिक दिया है, ये पूरा मूल्यांकन है। हाँ, कौन सा, हाँ, हेरिडिटी जो है वो एक आपका वंशानुक्रम प्रभाव है जो आपको प्रभावित करता है, जो आपके आंखों का रंग, स्किन कलर और आपका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसको ध्यान रखता है। और इन्वायरमेंट हमारा, शिक्षा, बोलने का तरीका, सामाजिक संस्कार। डेवलपमेंट में पढ़ेंगे ना, यहाँ पे कहाँ पर बताऊं, यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे, तो वो कारक क्या होता है, एक हेरिडिटी होगा और एक इन्वायरमेंट होगा। फिर समावेशी शिक्षा दे दिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, तो उधर भी था, उस साइड के यूनिट में इधर भी है। तो यहाँ पर थोड़ा अलग करके दिया, लेकिन पढ़ना हमको एक को ही मिलाकर है। लास्ट यूनिट देखो क्या है, सीखने सिखाने में व्यूह रचना क्या होता है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना क्या है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, बालक समस्या समाधान करता, तो उधर वाली यूनिट में अभी आपने देखा था, इधर भी है।
संज्ञान संवेग क्या है, अभिप्रेरणा सीखना क्या है, सीखने में सहयोगी कारक, तो इंडिविजुअल जो कारक हो सकता है या पर्यावरणीय कारक। तो ये चैप्टर हमारा इस प्रकार कंप्लीट होगा। तो इसमें 3 ही यूनिट है वर्ग 2 में, और वर्ग 3 में क्या है 4 यूनिट है। और सेम सिलेबस आप कहां देखोगे, टेट में देखोगे। पेपर 1 क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक सेम चीज देखे थे। देखो, गर्भावस्था, प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था, फिर सामाजिककरण, प्रकृति, प्रभावित करने वाले कारक, वर्ग 3 में अलग प्रकार से बताया जाता है, वर्ग 2 में अलग प्रकार का है। ठीक है, बच्चों का अध्ययन कुछ तरीके, फिर सेम चीज यहां भी लिखा है, और इसमें नंबर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है देखो, 7 नंबर, 7 नंबर यहाँ पर सेकेंड यूनिट में, और यहाँ पर कितना दिया है 9 नंबर। तो मैंने क्या बोला था कि भाई पहले चैप्टर से हमारा 2.5 यूनिट कवर हो रहा है, 2.5 यूनिट मतलब यहाँ 7 और 7 14 नंबर तो ये हो गए, और उसको आधा कर दिया जाए तो 4 नंबर और ले लेते हैं, 18 नंबर तक का जो है वो जो है पहले यूनिट से हम लोग कवर कर सकते हैं। तो वही यूनिट हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। लास्ट में वहां भी सीखना सिखाना ही लिखा हुआ है। फिर विशेष आवश्यकता, ये देखो ये भी सेम दिया हुआ है, यूनिट नंबर 4 सेम है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। मेरा जो सेक्शन है टेट एग्जाम से बहुत पहले हो जाएगा, कोशिश करूंगा दिसंबर तक क्लास लास्ट में कंप्लीट हो जाए, ये तो जनवरी के स्टार्टिंग में। तो बच्चों का विकास, तो ये पूरा टॉपिक वहां देखें। सेकंड में क्या बोला है, विशेष समावेशी शिक्षा से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सीखना सिखाना ये वाला टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10। टॉपिक आपका कवर। तो ये जो हमने यूनिट बनाए हैं 4 यूनिट, इनको इसी क्रम में पढ़ना है आपको। यूनिट 1 पूरा रहेगा, यूनिट 2 ये रहेगा, है ना, बुद्धि, चिंतन, सृजनात्मकता, व्यक्तिक भिन्नता के बाद व्यक्तित्व, फिर यूनिट 3 इस प्रकार, और यूनिट 4 इस प्रकार। ठीक है, इससे आपको सिलेबस भी समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कुछ चीजें आप लोग अपने से भी ढूंढ सकते हो। फिर जैसे सिलेबस आपके सामने रहेगा तो आप सिलेबस में नहीं ढूंढ पाओगे कि टॉपिक कैसे देखना है करके, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, तो अब आसान हो जाएगा थोड़ा पढ़ना और समझना भी। तो कल से हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या टॉपिक शुरू होगा, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान 3-4 दिन लगेंगे कि ये और ये टॉपिक को कवर करने में, कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा तो उस पर एमसीक्यू भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है।